100 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज रक्षा मंत्री ने कहा कि देर सवेर भारत और चीन को परमाणु शक्ति से जुड़े मुद्दों पर आपसी विश्वास का माहौल पैदा करने की दिशा में बातचीत करनी चाहिए। इस सिलसिले में परमाणु परीक्षण के बाद से दोनों के बीच बातचीत में कुछ ठहराव आ गया था। इसी ध्येय को लेकर चीन के साथ कुछ प्रासंगिक और प्रारंभिक बातचीत शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि हमारी मूल चिंता का विषय भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है। इसी मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध इस विषय के दायरे में मापे जाने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता लंबी खिंच जाने से हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत शुरू की जानी चाहिए। यह एकमात्र सराहनीय कदम होगा। अमेरिका भी भारत से कुछ निश्चित अपेक्षाएं रखता है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस चीज में हमारा हित न हो उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यह किसी भी हालत में किसी से कमजोर पड़ने वाला नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत शक्तिशाली देश बनने की सभी क्षमता और संभावना मौजूद है। भारत एक विकसित शक्तिशाली देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं को समझे और जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका ने परमाणु एवं अनेक मुद्दों पर चीन के साथ पहले ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया बहुध्रुवी जगत की ओर बढ़ रही है। भारत उन ध्रुवों में से एक है। अपने एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि उग्रवादियों, अलगाववादियों, आतंकवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रशासन में भागीदार बनने का अवसर दिया जाए तो कुछ स्थानों पर इस विवाद का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। सभापति जी, अब मैं आपसे चौथा प्रश्न करना चाहता हूं, जो ऊर्जा विभाग के संबंध में है, और वह यह है कि मेरे क्षेत्र में विद्युत सहकारी समिति मर्यादित का विलीनीकरण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर दिया गया है और विभागीय कार्यालय अन्यत्र दूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि विभाग कार्यालय स्थानीय जगह पर स्थापित किया जाए ताकि जनता को छोटी मोटी तकलीफ के लिए दूर तक न जाना पड़े। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करना चाहेंगे। सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बिजली जीवन उपयोगी अनिवार्य आवश्यकता होती जा रही है। इस परिस्थिति में आने वाली छोटी छोटी बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण
के लिए क्षेत्रीय जनता को 100 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। अभी प्रदेश में जिन समितियों को समाप्त किया गया है, उनकी जगह संभाग पर गठन किया है। आम जनता द्वारा विद्युत संभाग जिला स्तर पर गठित करने की मांग की जा रही है। मेरे मत के अनुसार यह मांग यथोचित और न्याय संगत प्रतीत हो रही है, इसलिए मान्य कर लिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा 5वां सवाल यह है कि मेरी क्षेत्रीय तहसील के अंतर्गत सुबह 7 बजे गांव के समीप नाले से मिट्टी खोदने गए थे, जहां पर खदान धंसने के कारण मिट्टी में दबने से एक साथ एक ही परिवार के 3 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो गए थे। मृतक के परिवार में पत्नी एवं छोटे बच्चे शेष बचे हैं और आजीविका हेतु थोड़ी सी मात्र 6 बीघा जमीन होने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में आसपास के क्षेत्र में चारों ओर भय का वातावरण निर्मित है, परंतु स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और न ही जिला प्रशासन शासन ने मृतक पर आश्रित रहने वाले परिवार को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मुआवजा उपलब्ध कराया है। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सभापति महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान है। तब वहां इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह की न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं, हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है?
क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है या न्यायपालिका? स्टॉप।